Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are well and enjoying your studies. Welcome to Learning Side. Today, our topic is the prologue to the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. स्टूडेंट्स प्रीवियस कुछ वीडियोस से पहले मैं चौसर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन उसकी लाइफ के बारे में और उसके प्रोलॉग के बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ। वीडियो में कंप्लीट एक वीडियो है और आप चाहें तो प्लेलिस्ट को ओपन करें और वहाँ पर जितना भी इसका मटेरियल है वो आप ले सकते हैं। तो इससे जो आज हम टेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले कुछ आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगी, क्योंकि किसी भी वर्क का कोई ना कोई बैकग्राउंड या कोई ना कोई पर्पस होता है उसे लिखने का। तो हम इसी तरह से टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इस कैंटरबरी के टेल्स को लिखने का पर्पस क्या था। ये तो एक्चुअली प्रोलॉग है। प्रोलॉग जो है ये इंट्रोडक्शन के को कहते हैं। प्रोलॉग का मीनिंग है इंट्रोडक्शन। तो जब आप प्रोलॉग को पढ़ रहे हैं तो आगे हमने बुक हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है। चौसर जो है वो मोस्टली जो सिलेबस है उनमें पढ़ा जाता है। इसलिए इसको मैंने ज़रूरी समझा कि वीडियो बनाई जाए इस पर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। और कैंटरबरी जो है वो जगह का नाम है। टेल्स जो हैं कहानियों को कहते हैं। अब इस प्रोलॉग के बारे में जब हम देखते हैं कि इसमें उसने अप्रैल को बहुत अच्छा से डिफ़ाइन किया है और बहुत सी जो वेदर की जो चीज़ें हैं या उसका जो टाइम है उसको बताया है उसने बड़े अच्छे तरीके से। तो इस प्रोलॉग का मकसद ये था कि जब आप उस टाइम पीरियड में जिस टाइम में चौसर ने इसको लिखा है उस वक़्त पिलग्रिम यानी हज के लिए जा रहे थे और क्रिश्चियंस का हज क्या होता है, वो जो हैं सेंट जो हैं उनके मज़ार पर जाते हैं, हाज़िरी देते हैं। यही उनका पिलग्रिम होता है और डिफ़रेंट जो श्राइन्स होते हैं, डिफ़रेंट जो उनकी ज़ियारतें वग़ैरह होती हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं और वापस आते हैं। यही उनका पिलग्रिम्स होता है। अब इस पिलग्रिमेज के दौरान और सफ़र जो है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले वक़्तों में ये 13-14 सेंचुरी की जो है लिखी हुई स्टोरी है। इस बुक को मीन्स टू से 13 से 14 सेंचुरी में जब इसको लिखा गया है, उस वक़्त इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये जो है एक मास्टरपीस है चौसर का लिखा जाने वाला कि इसने एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है इसमें। अब इंग्लिश में पहले जो है डिफरेंट टाइप के जो वर्ड्स थे वो लिखे जाते थे और कोई एक आप ये कह लें कि जान नहीं थी लिटरेचर की जो पोइट्री है उसके अंदर। तो चौसर ने जब ये वर्क लिखा तो इंग्लिश पोइट्री के अंदर एक जान जो है पैदा हो गई और बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ ये। बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि इसको लोगों ने पढ़ा है और अभी पढ़ा जा रहा है इसे। और चौसर को जो है न्यू कॉइनेज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैं वो। और चौसर ये बताते हैं कि जब इस प्रोलॉग को लिखा जा रहा है या इस बुक को जब लिखा जा रहा है तो इसको लिखने का पर्पस ये है कि जो पिलग्रिम्स यानी 29 जो लोग हमारे साथ हैं वो भी जो है उनको वो भी अम्यूज़ होने चाहिए, उनको बोरियत फ़ील ना हो। तो ये जो है चौसर ने कहा कि जनाब 2 जो है ना जाते हुए कहानियाँ सुनाएँगे और 2 आते हुए। हर जो कैरेक्टर है वो अपने आप अपनी जो लाइफ़ की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट स्पेसिफ़िक जो इंसिडेंट है वो जो है बयान करेगा। अपनी ज़िंदगी की बहुत ही ख़ास कहानी जो है, 2 जाते हुए रास्ते में और 2 आते हुए। तो अब हम ये देखते हैं कि सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा है, मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों से उन्होंने गुज़रना है और ये कहा जाता है कि अक्सर जो है लोग पुराने वक़्तों में आग जलाकर बैठ जाया करते थे और इर्द-गिर्द जो है एक दायरा सा बनाकर लोग बैठते थे और उस आग को जलाने का भी पर्पज़ यही होता था क्योंकि सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा था उस टाइम। और सुपरस्टिशियस की वजह से कहते हैं कि जो जिन-भूत हैं वो आग से डरते हैं। तो इसका पर्पस भी यही था कि जब कहानी सुनाएँगे और लोग एक-दूसरे के साथ बिज़ी रहेंगे,
तो उनका माइंड किसी और तरफ जाएगा ही नहीं। तो इसलिए ये कैंटरबरी टेल्स जो 29 कैरेक्टर्स पर कंसिस्ट है उसको इसने लिखा है। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट जो है पोएम का स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो है हमारा फर्स्ट कैरेक्टर आएगा जिसे हम नाइट कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसे डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन इसक की एक्सप्लेनेशन करते हैं, बहुत ही ईज़ी वे में जो है आपको यहाँ समझाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। When that April with his shower suit, कहता है कि जब अप्रैल आता है तो अप्रैल में क्या है? अप्रैल जो है वो बहुत ही एक खूबसूरत जो है मौसम है, यानी वेदर की जब वो बात कर रहा है अप्रैल, अप्रैल जो है वो जो है पर्सोनिफाई कर रहा है, शो कर रहा है, हमें सिंबलाइज़ कर रहा है कि जो राइटर है वो खुद एक बहुत ही नेचर लवर है। और नेक्स्ट लाइन वो कहते हैं द ड्राउट ऑफ मार्च हैथ परसीड टू द रूट। और कि जो पेनेट्रेशन हो रही है किस चीज़ की, ड्रॉट जो है वो आ रहे हैं कि रूट्स तक जो है वो इसकी जो अप्रैल में जो बारिशें हो रही हैं या मार्च में, उनमें क्या हो रहा है कि जड़ों तक में जान पड़ गई है। अब ये जो स्टार्ट की जो 2 लाइन्स हैं ये टेड ह्यूज़ ने भी अपनी एक पोएम चौसर में लिखी हैं, ऐड की हैं। उसने बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है चौसर के वर्क को अपनी पोएम चौसर के अंदर, वो भी यहाँ प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप चाहें तो उसको सुन लें, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ उसमें से भी मिल जाएँगे। और उसने किस तरह से डिफेंड किया है चौसर के वर्क को, वो उसने सारा टेड ह्यूज़ ने अपनी पोएम चौसर में बयान किया है। तो ये दोनों लाइन्स उसने भी उठाई यहाँ से और अपनी पोएम के अंदर लिखी हैं कि उसने ये शो करना चाहा है कि कितना एक ग्रेट इंसान था चौसर, जिसने इस तरह अपनी जो प्रोलॉग है उसका आगाज़ किया है, उसका इंट्रोडक्शन जो इस तरह से उसने हमें करवाया है। वो ये बताना चाह रहा है कि जो अप्रैल है, अप्रैल और मार्च जो हैं वो अच्छे मौसम हैं। अब थर्ड लाइन में वो कहता है एंड बाथ्स एवरी वेन इन स्विच लिकर। अब लिकर का यहाँ मीनिंग है मॉइस्चर, यानी मॉइस्चराइजिंग, यानी खिज़ां के बाद जब बहार आई है तो हर चीज़ जो है वो खूबसूरत लगने लगी है। और मौसम भी इतना खूबसूरत था और इस मौसम में जब सफ़र का एक अमेज़ आएगा, वो बहुत ही कमाल का होगा। वो कहते हैं कि यहाँ पर वेन्स जो है ना, वेन, VEYNE, इसका मतलब है वेन्स। कि ये जो वेन्स है ना, ये मेटाफर ऑफ लाइफ है कि जो ज़िंदा इंसान हैं उनकी रगों में खून दौड़ता है। तो यहाँ पर उसने एज़ अ मेटाफर यूज़ किया है जो कि मेटाफर ऑफ लाइफ है। इन स्विच लिकर्स के जो हर चीज़ जो है वो मॉइस्चर हो चुकी है। ऑफ व्हिच विर्च्यू engendered is the flower, कि जो एक पावर है वो पैदा हो गई है फ्लावर्स के अंदर, एक कुव्वत पैदा हो गई है फ्लावर्स के अंदर। जैसे अब सेकंड लाइन में हमने रूट देखा, उसने कहा कि रूट्स तक जो है वो जो ड्रॉट्स हैं वो जा चुके हैं। अब जब रूट्स जो हैं वो जानदार हुई हैं तो फिर ऑब्वियसली के पत्तों में और फ्लावर्स में खुद ब खुद एक जान पैदा हो जाएगी। एनजेंडर्ड का मतलब होता है कि नई रूह आ जाना, खुशगवार खुशगवार ताजगी पैदा हो जाना। When Zephyrus eke with his sweety breathe, अब यहाँ देखें कि स्वीट के साथ उसने ई का इजाफा किया है। अब जो सेकंड लाइन में वर्ड है ड्रॉट, उसने वहां भी ई का इजाफा किया है। रूट है एंड पे, उस वहां भी उसने ई का इजाफा किया। तो इस तरह की इंग्लिश पहले लिखी जाती थी। ये चीज आपको वाइट और सर्रे की पोइट्री में भी मिलेगी और यही चीज आपको जॉन डन, जो एक मेटाफिजिकल पोइट हैं, उनकी पोइट्री में भी मिलेगी। तो ज़ेफ़ायरस जो है ये आप ये कह सकते हैं कि व्हेन आल्सो जो वेस्ट विंड होती है, यानी कि एक ताज़ा हवा, स्वीट ब्रीथ, क्या कह रहा है वो कि बहुत जान पैदा करने वाली उनके अंदर सांस जा रही है, क्योंकि मौसम जो ऐसा है अप्रैल का, उसने पहले से जिक्र कर दिया हमें। और अप्रैल को फर्स्ट लाइन में डिस्कस कर देना, जिक्र कर देने का मकसद यही था कि चौसर हमें ये बताना चाहता है कि हर चीज़ जो है इस वक़्त एक खुशगवार मूड में है, वेदर के साथ-साथ।
इंस्पायर्ड हैथ इन एवरी हॉल्ट एंड हीथ, कि हर जो चीज़ है वो वाइल्डरनेस से और अनहेल्दीनेस से, जो झाड़ियाँ हैं वो क्या हो गई हैं, वो भी इंस्पायर हो गई हैं। ये वो भी इन हवाओं से और अप्रैल के मौसम से, जो स्वीट ब्रीथ की जो वो बात कर रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से क्या हो रही हैं, अमेज़ कर रही हैं और खुद भी अमेज़ हो रही हैं। टेंडर क्रॉप्स एंड द यंग सने, यंग सन, वो यहाँ पर दोबारा उसने जो है उसने इशारा दिया है हमें किसकी तरफ, वेदर की तरफ। यंग सन वो ये कह रहा है कि सन जो है वो किस वजह से अपनी जो अप्रैल के टाइम पीरियड में, जैसे वो ड्रॉट की सेकंड लाइन में उसने बात की है कि ड्रॉट्स हैं, कि हर चीज चमक दमक रही है। टेंडर क्रॉप्स जो है ना, टेंडर क्रॉप्स का मतलब होता है नई कोंपलें, ठीक है? नई ताज़ा कोंपलें जो है वो निकल रही हैं, एंड द यंग सन, और सन से जो है उनको एनर्जी मिल रही है। हैथ इन द रैम हिज हाफ कोर्स यूरोने, के जो रैम है ये एक मंथ जो है, एक पीरियड बनाया गया था, उसकी बात कर रहा है कि यंग सन जो है वो हाफ टाइम कोर्स जो है वो गुजार चुका है। यूरोने का मीनिंग है यहाँ पर रन, के हाफ टाइम जो है गुजर चुका है। एंड स्मॉले फॉलेस मेकन मेलोडी, मेलोडे यहाँ लिखा हुआ है, इसको प्रोनाउंस भी हम मेलोडे करेंगे, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम इसको मेलोडी कहेंगे। और जो स्मॉल फॉल्स होते हैं, जो छोटे छोटे से परिंदे होते हैं हर तरह के, जैसे जो जो स्मॉल जो बर्ड्स हैं जिसमें स्पैरो आती है, शिपिंग स्पैरो भी डिफरेंट काइंड्स की हैं, तो उस उनको हम फाउल्स कहते हैं। यानी जो फेदर्स वाले जो बर्ड्स हैं उनको आप फाउल्स कह सकते हैं। दैट स्लीपन ऑल द नाइट विद ओपन ये, स्लीपन जो कि सोते रहे हैं रात को ओपन आई के साथ, ये मीन आई। फिर सो प्रिकिथ हिम नेचर इन हिर करेजेस। अब वो लाइन नंबर 11 में हमें बता रहा है कि जो नेचर है उसने उनको भी एक करेज दी है। किस चीज़ की करेज दी है? कि वो सिंगिंग कर सकें, सिंगिंग में एंगेज हो सकें। यानी उनके हार्ट के अंदर एक हलचल सी मची है इस वेदर की वजह से। वो भी इतने ज़्यादा खुश हैं। नेचर ने उनको करेज दी और वो जो है चहचहाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो लाइन नंबर 12 है उसमें कहता है, देन ए लॉन्गन फॉक टू गून ऑन पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स यहाँ देखिए हज बताया गया है, जो ये पहले आपको डिफाइन कर चुकी हूँ व्हाट इज पिलग्रिमेज। वो कहते हैं 13th लाइन में, जब जो है एक जो लोग हैं, देन पीपल लाइक टू गो ऑन पिलग्रिम्स, ऐसा मौसम है कि लोग जो है वो पिलग्रिम पर जाना पसंद करते हैं, कि चलें जी मौसम अच्छा है। जिस तरह सिटीज़ में आजकल होता है कि करीब करीब अगर पार्क्स हैं तो चलें आज मौसम अच्छा है तो आउटिंग पर जाते हैं पार्क वगैरह में। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर वो बयान कर रहा है कि वेदर जब अच्छा आया है एक लॉन्ग टाइम पीरियड, क्योंकि सफ़र जब लंबा हुआ करता था तो वापसी का भी जो है ख़्याल रखा जाता कि एक अच्छा मौसम आया है तो वापसी पर भी अच्छे ही मौसम में हम आसानी से आ जाएँगे। गर्मी भी नहीं होगी और बेहतर तरीके से हम अपने पिलग्रिमेज को अदा कर सकेंगे। एंड पामर्स फॉर टू सेकन स्ट्रॉन्ज स्ट्रॉन्डिज। अब ये स्ट्रॉन्ज स्ट्रॉन्डिज क्या है? ये सिंबॉलिक है किस चीज़ के लिए? जो ग्रीन पाम्स होते हैं उसके लिए। टू फेरने हाव्स हलाउज है, क्विथ इन सनरेज लाउंजेस। सनरेज लाउंज क्या है यहाँ पर? लैंड्स की वो बात कर रहा है, अनजान जो जगह हैं, क्योंकि बहुत सी अनजान जगहों से इन्होंने गुजरना है, लेकिन यहाँ वो किस चीज़ की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है श्राइन्स की, कि पिलग्रिमेज क्यों जाते हैं उसने खुद ही यहाँ पर बता दिया कि वो दे हैव टू विजिट फेमस डिफरेंट श्राइन्स टू सनरे लैंड्स, यानी अनजान जगहों पर उन्होंने जाकर क्या करना है? पिलग्रिमेज अदा करना है। टू फर्न एंड 15th लाइन में आ जाते हैं, एंड स्पेशली फ्रॉम एवरी शायर्स एंड, और जब स्पेशली वो जितनी भी ज़ियारतें हैं उन सबको वो
वहाँ से ज़ियारत करेंगे और वहाँ से गुज़र कर आगे चलते जाएँगे। ऑफ इंग्लैंड टू कैंटरबरी दे वेंडे, तो वो क्या करेंगे, इंग्लैंड से कैंटरबरी की तरफ जाएँगे। द होली ब्लिसफुल मार्टायर फॉर टू सीक, और वो यहाँ पर वो मार्टायर जो फर्स्ट जो आप ये कह सकते हैं कि सेंट इनके शहीद हुए थे, उनको जो है वो मार्टायर कहते हैं। होली ब्लिस उनके जो है जो ज़ियारत है, उनका जो श्राइन है, वहाँ पर ये ज़ियारत करने जा रहे हैं, पिलग्रिमेज अदा करने जा रहे हैं अपना। ये इंग्लैंड में मौजूद है। दैट हिम हैथ होल्पन व्हेन दैट दे वर सिक, और फिर लाइन नंबर 18 में कहता है कि जो हमेशा जो जिसने किस शख्सियत की ये ज़ियारत करने जा रहे हैं, कहाँ पर पिलग्रिमेज अदा करने जा रहे हैं, वो ऐसी शख्सियत है जिसने हमेशा से जो है हेल्प किया है अपने लोगों को, अपने मानने वालों को। जब-जब वो बीमार थे, जब-जब वो कमज़ोर पड़े, सेकि दे वर सीकी, सीक का मतलब ये सिक, बीमार हो जाना, इलनेस। ठीक है? हॉलपन यहाँ पे हेल्प का मीनिंग है कि ऐसी शख्सियत के पिलग्रिमेज को जा रहे हैं जो जिसने उनको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा, जिसने हमेशा उनकी हेल्प की है। लाइन नंबर 19 है, befell that in that season on a day, befell so in that season on a day, और फिर क्या करेंगे, वहाँ जिन्होंने इनकी लाइफ में हमेशा से आसानियाँ पैदा की हैं, दैट सीजन ऑन अ डे, ये एक ऐसा सीजन है। इन साउथ वर्क एट द टेबर्ड एज आइले, और फिर चौसर कहता है कि इन साउथ वर्क, यानी साउथ वाली साइड पे एट द टैबर्ड, टैबर्ड इन, ये एक जगह का नाम है, इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस। टैबर्ड जो है एक सराय, इन जो होता है ना, आई डबल एन इन, ये सराय कहते हैं जहाँ पर रुका जाता है, ठहरा जाता है। रेडी टू वेंडन ऑन माई पिलग्रिमेज, अब ये कहाँ से, टैबर्ड इन से जो है ना, यहाँ से निकल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं अभी वो, और ये पिलग्रिमेज को जाने के लिए अब तैयार हैं, रेडी हैं, राइडिंग यानी इनकी स्टार्ट है। अब इस सारी बात से हमें क्या समझ आता है कि जो वेदर है उसने इनका एक मूड बनाया है कि दे हैव टू गो टू पिलग्रिमेज, अपनी जो उनकी मजहबी रस्म है उसको आप ये कह सकते हैं कि अदा करने के लिए इन्होंने क्या किया है, अपना एक ट्रैवल का एक प्रोग्राम बनाया है, और यहाँ पर 29 लोग, आगे हम देखते हैं वो क्या कहता है। नेक्स्ट ही इज सेइंग इन 22nd लाइन, टू कैंटरबरी विद फुल डिवोट करेज, यहाँ पर कॉरेज लिखा है बट इट इज एक्चुअली कॉरेज, करेज, के कैंटरबरी की तरफ जाना है इन्होंने, कहाँ से, टैबर्ड इन से चलकर रवाना होना है इन्होंने, एंड नाउ दे हैव टू गो टू कैंटरबरी। एट नाइट वाज कम इनटू दैट हॉस्टेलरी, के इन्होंने कहाँ पर एंटर, हॉस्टेलरी मीन के एंटर हुए हैं ये इनटू द इन, ठीक है, कैंटरबरी यहाँ पर भी एक इन है, नाइट में यहाँ पर इन्होंने ठहरना है। वेल 9 and 20 इन अ कंपनी, अब यहाँ पर कितने हैं, 9 and 20, 29 टोटल लोग हैं जो इनके साथ कंपनी में हैं, इनकी कंपनी में है। ऑफ सनरे फॉक, सनरे फॉक यहाँ पर किस चीज़ की बात करें कि हर तरह के लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं, हर नस्ल के लोग हैं इनके साथ। अब ये जो लोग हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट लोगों से मिलकर आ रहे हैं। कुछ इनमें बहुत ज़्यादा स्किलफुल लोग भी हैं, और कुछ लोग इनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हैं, कुछ बहुत बुरे भी हैं। लेकिन हमने देखा, जब हम इसको देखेंगे कैरेक्टर्स को पढ़ते-पढ़ते, तो हमें ये पता चलेगा कि चौसर ने किसी भी कैरेक्टर को, अपने कैरेक्टर को बुरा नहीं कहा। एक्चुअल में उसने सटायर किया है, जैसा उनका कैरेक्टर है वैसा ही उसको उसने बयान किया है, उसने दिखाया है हमें कि मेरा जो ये कैरेक्टर है वो कैसा लिबास पहनता है, किस तरह बात करता है, कैसे चलता फिरता है, और हर तरह की चीज़ उसने बयान की है। ये बहुत ही ग्रेट वर्क था, इसी वजह से इसके वर्क को ग्रेट वर्क माना गया है। आगे जनाब ये हमें बताता है, इन फेलोशिप,
ऑफ सॉरी 25th लाइन में ऑफ सनरे फोक बाय एवेंचर ये फैले इन फेलोशिप के हमारे साथ पिलग्रिमेज के लिए ये सब के सब मौजूद हैं। और अब जो है डिफरेंट पर्सन जो है हु सून बिगिन टू फॉल, यानी जो अब हमारे साथ मौजूद हैं ये फेलोशिप में हैं, इकट्ठे इन सब ने इकट्ठा किया है उनको, एक दूसरे को जो है गैदरिंग यहाँ पर हो रही है इन सब की, और यहाँ से इकट्ठे ये चलेंगे अब। एंड पिलग्रिमेज वर दे ऑल, जैसे कि ये सब के सब पिलग्रिमेज अदा करने जा रहे हैं। दैट टूवर्ड कैंटरबरी वॉल्डन राइड, कि अब कहाँ कैंटरबरी की तरफ जाना है, और ये रूम्स जो है रूम्स में सेटल हो रहे हैं इधर उधर। दैट चैम्बर्स एंड दी स्टेबल्स वेरन वाइड, यहाँ पर क्या है सराय में इन में, आपने देखा होगा चैम्बर एक्चुअली सेल को बोलते हैं, सेल मीन रूम। यहाँ इन के ये जो टेबर्ड इन है यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े बड़े से रूम्स हैं, सेल्स बने हुए हैं, यहाँ पर ये अभी रुके हुए हैं और बाकी जो पिलग्रिमेज हैं जो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उन सब का इंतजार कर रहे हैं। एंड वेल वी वरन एसिड एट बेस्ट, और फिर दूसरी बात इसने क्या बताई इस लाइन में, कि ये जो इन है बहुत सी जो हमारी चीज़ें हैं, ज़रूरत की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही कंफर्टेबली हम यहाँ पर रुके हुए हैं। एंड शॉर्टली व्हेन दिस सने वाज टू रीसेट, और फिर कहते हैं कि जब सन जो है वो क्या हो जाएगा, रेस्ट, रेस्ट हो जाएगा, कि सूरज गुरूब होने की यहाँ बात हुई। सो हैड आई स्पोकन विद हिम एवरी चन, एवरी चन मीन एवरी वन, कि अब जो है वो सबसे मुखातिब होकर कह रहा है कि मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। दैट आई वाज ऑफ हर फेलोशिप एनन, कि मैं जो है लाइन नंबर 32, दैट आई बिकेम वाज वन ऑफ दीज फेलोज इमीडिएटली, और मैं जो है मैं भी इनमें सब में से एक हूँ। ये अपनी भी स्टोरी सुनाएगा, खुद भी उन 29 जो इसके करेक्टर्स हैं उनके साथ ये मौजूद है। एंड मेड फॉरवर्ड अर्ली फॉर टू राइज, और एक के बाद एक जो है वो आएगा, एग्रीमेंट ये इनका हो रहा है यहाँ पर, अन एनोनिमस जो है वो इनको रखेगा, ठीक है, नेम जो एक्चुअली इनके हैं वो नहीं बताएगा। ही विल कॉल देम विद हिज विद देयर ऑक्यूपेशन, जैसे हम देखेंगे लॉयर की बात करेगा आगे, ठीक है, मैन ऑफ लॉ कहेगा उसे। फिर जो कैरेक्टर नंबर 1 है हमारा, जो नाइट, उसको नाइट उसने बताया है, उसने एक्चुअली नाम नहीं बताया उसका। फिर इसका जो बेटा है स्क्वायर, उसका भी एक्चुअल नाम नहीं बताया उसने। तो मैन ऑफ मेडिसिन कहेगा आगे डॉक्टर को। इस तरह से जो है ना प्रोफेशनली उसने बुलाया है, उनको पुकारा है। लाइन नंबर 34 में वो कहता है टू टेक अवर वे देयर एज आई यू डिवाइज, कि जो हमारा सफ़र है उसको जो है हम स्टार्ट करते हैं, और फिर एज आई विल टेल यू इम्पार्शली, मैं आपको यानी सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि लाइन नंबर 35 है, बट नेदलीज, नेदलीज का क्या मीनिंग है, नॉन दिलेस, वाइल आई हैव टाइम एंड स्पेस, यानी सबको बराबर वक्त मिलेगा, सबको बराबर स्पेस मिलेगी, जो जो अपनी कहानी सुनाएंगे। 36 लाइन पर आ जाते हैं। एर, एर यहाँ पर कह रहा है बिफोर दैट आई फर्दर इन दिस टेल पेस, कि मैं जो है ना फर्दर जो है वो टेल जो है आगे बढ़ाता जाऊंगा, यानी एक जो इसके साथ इंट्रोडक्शन करवा रहा है वो जो है ना बंदा जो इसके साथ है, चौसर के साथ, जो आप ये कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस करवा रहा है दूसरे कैरेक्टर्स को, वो भी इसके साथ मौजूद है। आगे 37th लाइन में हम देखते हैं, मी थिंकेथ इट अकॉर्डिंग टू रीजन, मैं अब यहाँ क्या करूँ कि मैं आपको इन्फॉर्म यहाँ पर करता हूँ कि आई थिंक कि आप सबको इन्फॉर्म होना चाहिए, कि जो चीज़ लॉजिक के साथ यहाँ बात कर रहा है, कि जो रीज़न के साथ यहाँ पर सब बात करेंगे, जो कहानी जिस तरह बताएगा सबको, यानी टाइम और स्पेस की जिस तरह से बात करे, तो वो यहाँ पर रूल्स बना रहा है कि सबको रीज़न ये मैंने दे दी है कि सबके पास बराबर टाइम और स्पेस होगा। नेक्स्ट जो लाइन नंबर 38 है, टू टेल यू
ऑल द कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है, ये जो शराइत हैं, इस को स्टार्ट, इस ये जो स्टोरी है इसको हम स्टार्ट करें, ये सारी इसकी शराइत हैं। तो मैं आपको पहले से, टू टेल यू ऑल द कंडीशन, तो मैं आपको ये सारी कंडीशंस पहले से बता रहा हूँ। कौन-सी कंडीशंस, जो ये बता चुका है यहाँ पीछे कि सबको बराबर वक़्त और वक़्त और स्पेस मिलेगी कि इतने टाइम में आपने अपनी स्टोरी को मुकम्मल करना है। और फिर आगे ये भी बताता है कि जिसने सबसे अच्छी जो है वो स्टोरी सुनाई, उसको जो है फ्री जो है मज़े से सराय के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत रूम दिया जाएगा। यहाँ ये पीछे ये बता चुका है ये चीज़, जहाँ पर ये रह रहे हैं। तो ये वापसी पर जो है, या सराय के दरमियान में कहीं, या ट्रैवलिंग के दरमियान में कहीं किसी सराय पर जब रुकेंगे, तो उस वक़्त ये सारी की सारी उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी, जितनी भी एकोमोडेट्स हैं। ऑफ ईच ऑफ हिम सो एज़ आई सेम्ड मी। और ये अपना फिर बता रहा है 39th लाइन में कि ये सारे के सारे जितने भी पिलग्रिम्स हैं, उनकी बात कर रहा है कि उनके साथ तो मैं भी, जस्ट एज़ इट सीम्ड टू मी, मैं खुद भी तो हूँ उनमें से। एंड व्हिच दे वरन, एंड ऑफ व्हाट डिग्री, और चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? और सब का जो है यहाँ पर एक, आप डिग्री को स्टेटस का मीनिंग ले सकते हैं, सबका बराबर स्टेटस है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, किसी भी ऑक्यूपेशन के लिहाज से सब यहाँ इस सफ़र में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि सब के सब पिलग्रिमेज अदा करने जा रहे हैं। एक ही शख्सियत, एक ही पर्सनैलिटी के जो है श्राइन पर जाएँगे, जो कि इनका सेंट सबसे पहले जिसकी डेथ हुई थी, वो इनको मार्टायर कहते हैं। अच्छा, लाइन नंबर 41 पर आते हैं। एंड एक इन व्हाट अरे दैट दे वर इन। और कहते हैं कि क्या-क्या बताया जाएगा यहाँ पर, कि किस किस्म की उनकी ड्रेसिंग है, जैसे भी क्लॉथ उन्होंने पहने हुए हैं, सबका जो स्टेटस है वो सबका क्या होगा, बराबर होगा। एंड एट अ नाइट देन वोल आई फर्स्ट बिगिने, विल, बिगिने मीन बिगिन, कि मैं जो है सबसे पहले नाइट से जो है स्टार्ट करता हूँ। अब ये नाइट को सबसे पहले स्टार्ट करने का मकसद क्या था, कि जो नाइट है वो एक बहुत ही गुड मैन है, एक ब्रेव गैलेंट है, यानी एक क्वालिटी वाला इंसान है। इसलिए सबसे फर्स्ट नंबर पर उसने नाइट को लिया और उससे इसने स्टार्ट किया है। अब नाइट को हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इन लाइंस की समझ आ गई हो। लेकिन फिर इसके बावजूद भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा। आई एम हेयर टू आंसर यू। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी हम 29 कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो आपको वन बाय वन वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।